हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट आपकी फुल बुक, और इस फुल बुक से वन लाइनियर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं और ये कुल मिलाकर के 106 क्वेश्चन हैं और उम्मीद की जाती है कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हेन डिड मिल्टन बिगिन टू कंपोज पैराडाइज लॉस्ट। तो आप जानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन 1658 में कंपोज करना शुरू करते हैं और ये बुक जो है कंप्लीट होती है 1665 में, लेकिन पब्लिश होती है 10 बुक्स में 1667 में। और आप जानते हैं कि इस समय पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हैं और ये 12 बुक्स में यही बुक सेकेंड टाइम पब्लिश होती है 1674 में। तो उम्मीद कर रहे हैं जानकारी सही लगी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुज क्लासिकल मॉडल इज पैराडाइज लॉस्ट बेस्ड ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पैराडाइज लॉस्ट जो क्लासिकल एपिक है ये होमर की ओडिसी और वर्जिल की एनियड पर बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वन है, हु सजेस्टेड जॉन मिल्टन टू राइट पैराडाइज लॉस्ट। ये क्वेश्चन टीजीटी में आ चुका है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो उनके फ्रेंड रहे हैं एडवर्ड किंग, तो उन्होंने इस बुक को सजेस्ट किया था। ये टीजीटी, मुझे तो इसका आंसर नहीं मिला, लेकिन टीजीटी का जो बोर्ड यूपी बोर्ड है उसने एडवर्ड किंग को सही माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेनर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो जेनर की बात करें तो ये पैराडाइज लॉस्ट जो है एपिक पोइम है और वो भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। बात आती है, फॉर इंस्पिरेशन इन राइटिंग द पोइम मिल्टन सेज ही डिपेंड्स ऑन। तो इसमें पैराडाइज लॉस्ट में आया है कि वो होली स्पिरिट पर अपनी इंस्पिरेशन के लिए बेस्ड है, डिपेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो यहां पर हम लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट दोनों की बात कर लेंगे और इसके साथ साथ ये देखेंगे कि किस बुक को तोड़कर पार्ट में डिवाइड करके 12 बुक्स बनाई गई। तो ये बुक आपकी 9 है, जिसमें 1189 लाइन्स हैं। ये लॉन्गेस्ट बुक है। और शॉर्टेस्ट बुक है बुक 7, जिसमें 640 लाइन्स हैं। अब इन द सेकेंड एडिशन जब 1674 में पब्लिश होता है तो 7th और 10th बुक को शॉर्ट करके 12 बुक में डिवाइड किया गया। क्वेश्चन 7 है, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। तो ये तो ऊपर भी पढ़ चुके हैं अपने लोग कि पैराडाइज लॉस्ट का फर्स्ट वर्जन जो पब्लिश होता है वो 1667 में पब्लिश होता है और 1667 में 10 बुक्स में था। द सेकेंड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट केम इन 1674। हाउ वॉज दिस एडिशन डिफरेंट फ्रॉम एडिशन ऑफ 1667। तो देखिए, पहली अगर डिफरेंस की बात करें तो पहले ये 10 बुक्स में था तो बाद में ये 12 बुक्स में पब्लिश हुआ। एक डिफरेंस तो यही है। सेकेंड वन, इसमें आर्गूमेंट जोड़ा गया। प्रत्येक बुक के बिगिनिंग में एक आर्गूमेंट, जिसको ब्रीफ समरीज बोलते हैं, ये उसमें जोड़ी गई, वर इंसर्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच बुक। तो ये दो बातें डिफरेंट थी। नेक्स्ट वन है, इन विच बुक ऑफ द बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव ऑकर्स। तो एडम और ईव की जो स्टोरी ऑकर होती है वो बुक ऑफ जेनेसिस, जो उसकी बाइबल की बुक है जेनेसिस, उससे लिया गया है। और एज यू नो, जेनेसिस जो है आपकी फर्स्ट बुक है
ऑफ हिब्रू बाइबल की एंड द क्रिश्चियन ओल्ड टेस्टामेंट की ये फर्स्ट बुक है जेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बुक वर एडम एंड ईव सीन फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बुक में एडम और ईव पहली बार प्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये है आपकी बुक फोर्थ। तो फोर्थ बुक में पहली बार एडम और ईव प्रेजेंट होते हैं। अब ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं। ये पैराडाइज लॉस्ट इज एन exaggerated version of the idolatry Milton had long associated with Stuart ideology of divine concept. Who said this about Paradise Lost? तो ये कोट्स जो है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में किसने की है? तो ये है आपके बारबारा लेवास्की। द रीजन, ये टीजीटी में आ चुका है क्वेश्चन। द रीजन मिल्टन रोट इन फेटर्स, वो कारण कि जब मिल्टन ने बंध करके, फेटर्स की मीन होता है बेड़ियों में बंध करके लिखा, यानी कि बंधन में लिखा। व्हेन ही रोट ऑफ एंजल्स एंड गॉड, जब इन्होंने एंजल्स के बारे में लिखा, गॉड के बारे में लिखा, डिस्क्राइब किया। एंड एट लिबर्टी, और स्वतंत्र होकर लिखा, फ्री माइंड से लिखा। व्हेन ऑफ डेविल्स एंड हेल, जब डेविल्स का डिस्क्राइब किया और हेल का डिस्क्रिप्शन किया। इज बिकॉज ही वॉज ट्रू पोइट, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सच्चे पोइट थे। एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, और डेविल की पार्टी में पहुंच गए थे बिना जानकारी के, अनजाने में ही। तो ये बात कौन कहता है? तो ये तो फेमस कोटेशन है, आ चुकी है, और ये विलियम ब्लेक रहे हैं, और इनकी बुक थी द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। तो इसमें इसको डिस्क्राइब इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ फॉल इन 2 स्टेजेस। देखिए 2 स्टेजेस में फॉल होता है, तो आपको बताना है किस बुक में होता है। तो ये होता है बुक 4 में और बुक 9 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। मिल्टन लेमेंट्स फॉर हिज ब्लाइंडनेस ऑकर सिन। तो मिल्टन जब अपनी ब्लाइंडनेस पर जो है लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं, तो ये किस पोइम में है? तो ये इनके पैराडाइज लॉस्ट में है। और पैराडाइज लॉस्ट में भी बुक 3 में है, जब वो इन्वोक करते हैं हेवनली लाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज ए टास्क नोबडी एवर विस्ड इट लॉन्गर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर जॉनसन की। तो हु सेड दिस अबाउट पैराडाइज लॉस्ट? तो ये बात डॉक्टर जॉनसन ने कही है। पैराडाइज लॉस्ट इज ए पोइम विच कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू डिजाइन मे क्लेम द फर्स्ट प्लेस एंड विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस द सेकेंड एंड अमॉन्ग द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड। तो ये बात किसने कही है? तो ये बात भी डॉक्टर जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कही है। हु डिस्क्राइब मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन एस्लीप ओवर हिज बाइबल। तो ये लैमर्टियन है, इन्होंने इस बात को कहा है। हु सेड मिल्टन डिजर्व्स क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड बिग्ड सिंस गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज बिग्ड गॉड। तो ये बात कौन कह रहा है कि मिल्टन जो है बिग्ड गॉड के क्रेडिशन को बनाने को डिजर्व करते हैं। तो ये है विलियम एम्पसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड, ग्रैंड स्टाइल कहते हैं। और किसने कहा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने मिल्टन की जो स्टाइल है उसको ग्रैंड स्टाइल कहा है। देखिए ग्रैंड स्टाइल में ब्लैंक वर्स आती है, और उसके बाद जो आपकी लैंग्वेज है वो स्टैंडर्ड है। तो 2-3 बातें होती हैं जो उसके से ग्रैंड स्टाइल बनती है। पैराडाइज लॉस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एंड मोस्ट सबलाइम पोइम
हु सेड दिस अबाउट पैराडाइज लॉस्ट? तो ये बात डॉक्टर जो जॉन ड्राइडन कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराडाइज लॉस्ट दो फाइन इन इटसेल्फ इज ए करप्शन ऑफ आवर लैंग्वेज। बोले पैराडाइज लॉस्ट फाइन तो है लेकिन करप्शन ऑफ लैंग्वेज है। तो आप एक ने यहाँ तक भी कहा है कि पैराडाइज लॉस्ट की जो लैंग्वेज है वो विदेशी जैसी लगती है। तो देखिए बहुत कठिन लैंग्वेज में पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया है। यही कारण है कि जॉन कीट्स कहते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट अपने आप में फाइन तो है लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है उस पर ये करप्शन का काम करती है, लेकिन लैंग्वेज को भ्रष्ट करने का काम करती है। शेक्सपियर्स पोइट्री इज करेक्टराइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटी कॉलेज की ये कोटेशन है, एसटी कॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर्स पोइट्री इज करेक्टरलेस, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पोइट्री, दैट इज इट डज रिफ्लेक्ट द इंडिविजुअल शेक्सपियर, बट जॉन मिल्टन हिमसेल्फ इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। In fact, every poem, it is Milton himself whom you see, his Saturn, his Adam, his Raphael, his Eve, and all are John Milton। यानी सभी कुछ में जॉन मिल्टन का ही करेक्टर जो है आपको देखने को मिलता है। तो who said this about autobiographical element in Paradise Lost? तो कौन कहता है? एसटी कॉलेज। अब इन्वोकेशन से कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए जो प्रश्न है हमारे पूरी बुक्स जिसमें 12 बुक्स हैं, सारे बुक से प्रश्न लिए गए हैं, तो छूटना तो नहीं चाहिए कोई। Whom does Milton invoke in the beginning of book first? तो बुक फर्स्ट में कुल मिला के 4 बार इन्वोक किया गया है। तो किसको इन्वोक करते हैं? किसका? स्तुति। इन्वोक का मतलब स्तुति होता है। तो ये स्तुति करते हैं हेवनली म्यूज यूरेनिया की, हेवनली म्यूज यूरेनिया की, जो कि एस्ट्रोनॉमी की म्यूज हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेवनली म्यूज यूरेनिया इज द म्यूज ऑफ, तो द म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। वेयर इज हेवनली म्यूज लोकलाइज्ड अपॉन? तो हेवनली म्यूज जो निवास करती हैं वो माउंट ओलंपस और या जिसको माउंट हेलिकन कहते हैं, यहाँ पर उनको निवास स्थान माना जाता है। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ओरब, ये 2016 की टीजीटी में आया है। ओरब जो है किसको रेफर करता है? तो ओरब जो है ये माउंट होरेब की बात करता है। हाउ मैनी टाइम डज मिल्टन इन्वोक म्यूज? तो मिल्टन म्यूज को कितने बार इन्वोक करते हैं? देखिए म्यूज जो है आपकी म्यूज यूरेनिया है, इनको 3 टाइम्स करते हैं। 2 टाइम्स इन बुक फर्स्ट में और 3rd टाइम इन बुक 7 में। टोटल जो इन्वोकेशन है उनके बारे में जानेंगे। तो पहले देखिए मैं बता दे रहा हूँ, बुक फर्स्ट में पहले तो शुरू की जो 26 लाइन है ये इन्वोकेशन है, और बुक 7 में, सॉरी इसमें कुछ बीच में रह गया, यानी कि शुरू की जो 26 लाइन है वो इन्वोकेशन है। फिर बुक फर्स्ट के बीच में ही एक बार फिर ये इन्वोक करते हैं म्यूज यूरेनिया को, जब कहते हैं कि टेल मी हु केम फर्स्ट एंड हु केम लास्ट ऑफ द फॉलन एंजल्स। देखिए जब फॉलन एंजल्स को सैटर्न एड्रेस करता है तो वो दौड़ करके आते हैं। तो ये पूछा जाता है कि हे देवी बताइए कि उनमें से कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो पहले सबसे पहले मोलेच आता है और उसके बाद में सबसे लास्ट में बेलियल आता है। और बुक 3rd में, बुक 7 में तीसरी बार इनको इन्वोक करते हैं। तो हाउ मैनी इन्वोकेशंस आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट? तो देयर आर 4 इन्वोकेशंस इन पैराडाइज लॉस्ट। देखिए म्यूज को हम एक ही मानेंगे। तो देखिए बुक जो फर्स्ट है, बुक फर्स्ट में ये इन्वोक करते हैं हेवनली म्यूज का, जो कि म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। और सेकेंड टाइम बुक फर्स्ट में हेवनली म्यूज करते हैं
वो कहते हैं कि टेल हिम अबाउट द फॉलन एंजल्स, कि उनको फॉलन एंजल्स के बारे में बताया जाए। तो ये इन्वोक करते हैं। और बुक थर्ड में वो इन्वोक करते हैं हेवनली लाइट का। यहाँ पर जो म्यूज यूरेनिया है उनका इन्वोकेशन नहीं है, ये इन्वोकेशन हेवनली लाइट का है। और यहीं पर वो अपने ब्लाइंडनेस के बारे में लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं। और बुक 7 में वो हेवनली म्यूज जो आपकी यूरेनिया है उनको एक बार फिर आह्वान करते हैं। ठीक, तो ये 4 बार हो गया। और इन द बुक ने बिगिनिंग ऑफ बुक 9 इसमें हीरोक और रोमांटिक पोइट्री को आह्वान करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज मिल्टन्स स्टेटेड पर्पज इन पैराडाइज लॉस्ट। देखिए थीम अलग है और पर्पज अलग है। थीम की बात करेंगे तो थीम है फॉल ऑफ मैन। फॉल ऑफ मैन तो थीम है, लेकिन टू जस्टिफाइज द बेस ऑफ गॉड टू मैन, ये इनका पर्पज है पैराडाइज लॉस्ट को लिखने का, कि ईश्वर जो भी करता है वो सही करता है और मनुष्य के लिए ईश्वर कुछ भी बुरा नहीं करता, इस बात को प्रूव करना चाहते हैं ये। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंडेड टू जस्टिफाई द बेस ऑफ गॉड टू मैन, ये 2016 में आया है। तो नेचुरली ये पैराडाइज लॉस्ट में ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट को कहेंगे फॉल ऑफ मैन, यही थीम है। इन द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट इन्वोकेशन कंप्राइज, जो संक्षिप्तीकरण माना जाता है इसको, तो इसको वन सेंटेंस माना जाता है। 26 लाइन है और शुरू की जो 16 लाइन है वो एक सेंटेंस है। हाउ मैनी वर द फॉलोअर्स ऑफ सैटर्न इन हेवन। जब हेवन में गॉड और सैटर्न के फॉलोअर्स में जब वॉर होता है तो वो वॉर 3 डेज चलता है। कितने दिन चलता है? 3 डेज। तो ऐसा नहीं कि सैटर्न अकेले रहता, भाई सारे जो रहते थे हेवन में वो सब एंजल्स थे, सैटर्न भी एंजल्स था और बाकी सब भी एंजल्स थे। तो जो कुल मिलाकर के फॉलोअर थे, तो जो 1/3 थे वो सैटर्न की तरफ थे और जो 2/3 थे ये गॉड की तरफ थे। तो ये गॉड की तरफ थे आपके, और ये आपके 1/3 ये सैटर्न की तरफ थे। तो क्या है? द नंबर ऑफ सैटर्न्स फॉलोअर्स वाज ओनली 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एंजल्स इन हेवन। अब बुक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी कि 12 बुक तक 1 बाई 1 जो क्वेश्चन बनते हैं वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन है हाउ मैनी डेज एंड नाइट डिड सैटर्न विद हिज फॉलोअर्स fall from heaven until he landed on the deep lake of hell। देखिए बुक फर्स्ट इन्वोकेशन के बाद यहीं से शुरू होती है। जो 26 लाइन है तो वो इन्वोकेशन है, उसके बाद बुक शुरू होती है। तो हेवनली मुझसे कहते हैं कि मुझे बताइए कि क्योंकि आप बहुत कुछ जानती हैं, तो कौन भाई सैटर्न कैसे हुआ। तो सैटर्न के फॉल से शुरू करते हैं। तो सैटर्न जो है जब वो गिरता है डीप वैली में हेल की, तो कितने दिन गिरता है, तो वो ड्यूरेशन ऑफ 9 डेज एंड 9 नाइट्स गिरता है। यहीं से किताब फर्स्ट शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज नेक्स्ट टू सैटर्न इन कमांड एंड पावर। तो सैटर्न के नेक्स्ट कमांड और पावर में कौन था, तो वो आता है आपका बिलजेबब। तो बिलजेबब को सैटर्न की नेक्स्ट पावर में माना जाता है, तो सेकंड इन कमांड इसको कहते हैं। हु इज सैटर्न कंपेयर्ड टू इन पैराडाइज लॉस्ट। देखिए पैराडाइज लॉस्ट में जब उसको कंपेयर किया जाता है, जब वो हेल में गिरा होता है और उस फायरी लेक में जब लेटा हुआ होता है, तो उसको कंपेयर किया जाता है लेविएथन, जिसको बोलते हैं वेल जो फिश होती है, फिर टाइटन्स, जेंट्स और वेरियर सन ऑफ यूरेनस, और जो टाइफून है
100 हेडेड मॉन्स्टर, इनसे उसको कंपेयर किया जाता है। यहीं पर जो लेविएथन से किया जाता है तो यहीं पर यह एपिक सिमिली का प्रयोग होता है। हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड, तो ये पैराडाइज लॉस्ट में हेल को टारटारसस कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मली कॉल्ड, जब फॉल से पहले, जब फॉल होता है सैटर्न का, तो उस फॉल से पहले जब उसमें होता है तो इसको ल्यूसीफर नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैटर्न फ्लाइज टू ड्राई लैंड, बिल्जेबब फॉलो सैटर्न, वाई इज ड्राई लैंड, व्हाट इज ड्राई लैंड इन हेल। तो देखिए द लैंड ऑफ सॉलिड फायर, देखिए वहाँ टोटल हेल में फायर ही थी, चारों तरफ फायर थी, और जो लिक्विड फायर थी और दूसरी सॉलिड फायर थी। तो जो लैंडेड एरिया था सॉलिड फायर का तो उसको लैंडेड एरिया कहा गया, बाकी जो वाटरी एरिया था तो उसको लिक्विड फायर कहा गया है। नेक्स्ट है विद विच द सैटर्न शील्ड एंड स्पीयर कंपेयर टू, तो देखिए सैटर्न की जो शील्ड थी जिसको वो रखे हुए था और दूसरा उसका स्पीयर था, भाला था, और उसकी शील्ड थी, तो किससे कंपेयर किया जा रहा है। तो सैटर्न की जो शील्ड थी उसको कंपेयर किया जा रहा था मून से, एंड इट्स शेप वाज ऑब्जर्व्ड बाय गैलीलियो थ्रू हिज टेलीस्कोप। तो सैटर्न के शील्ड के बारे में लिखते हैं मिल्टन कि गैलीलियो इतनी बड़ी शील्ड थी कि गैलीलियो की दूरबीन के द्वारा भी उसको देखा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि मिल्टन के समय में गैलीलियो ने दूरबीन का जो टेलीस्कोप था उसको इन्वेंट कर लिया था। और सैटर्न का जो स्पीयर था वो इतना बड़ा था कि टालस जो पाइन ट्री था उससे उसको कंपेयर किया गया था। अब बात करते हैं फॉलन एंजल्स, तो इन्हीं फॉलन एंजल्स के बारे में सेकेंड टाइम इन्वोक करते हैं जॉन मिल्टन बुक फर्स्ट के बीच में, यानी कि लगभग 320 या 30 लाइन के बीच में ही बुक फर्स्ट जो हाफ पड़ती है और वहीं पर इनको इन्वोकेशन करते हैं। लगभग 300 से लेकर के 320 लाइन में ही लगभग इन्वोकेशन होगी, यही बीच में है। तो व्हेन सैटर्न कॉल्ड फॉलन एंजल्स हु केम फर्स्ट, तो पहली बात कर चुके हैं वो मोलेच आया था और बेलियल जो है वो लास्ट में आया था। विच ऑफ द फॉलन एंजल वॉज अ हॉरिबल किंग कवर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो इसको जो मोलेच को बलिकार जो है देवता बोलते हैं, तो इसका चेहरा, इसका शरीर जो है वो ब्लड स्टेन होता है, तो इसको बच्चों की बलि दी जाती थी, तो इसी के कारण इसको हॉरिबल किंग कहा जाता है। विच वन ऑफ फॉलन एंजल्स कॉल्ड द मैन स्लेयर, तो इसको मैन स्लेयर के रूप में जानते हैं मोलेच को। whose wounds allured the Syrian decimals to lament fate, तो ये एक फॉलन एंजल है थेमज। तो ये जो है लड़कियों को फुसलाने वाला देवता कहा जाता है इसको। हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ द फॉलन एंजल्स, तो आप जानते हैं वेलियल जो है सबसे लास्ट में आया था। ही इज एसोसिएटेड विद लस्ट एंड वायलेंस, ही रेन्स इन द कोर्ट्स एंड पैलेसेस, हु इज ही, तो ये वेलियल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसके बारे में पूछा जाता है। When night darkens the street, then son of Belial, flown with insolence and wine, where does these lines appear, तो ये पैराडाइज लॉस्ट
बुक फर्स्ट में इस बात को कहा गया है, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में। और सन्स ऑफ बेलियल किसको कहा गया है? तो दो सन्स ऑफ बेलियल कहा गया है जो किंग चार्ल्स फर्स्ट के जो दरबार में जो दरबारी लोग थे उनके बारे में कहा गया है। हु वॉज द गॉड ऑफ वेल्थ? तो गॉड ऑफ वेल्थ के बारे में जाना जाता है मैमन को, तो मैमन को गॉड ऑफ वेल्थ कहा जाता है। व्हाट वॉज द नेम ऑफ सैटन्स पैलेस? देखिए बुक फर्स्ट में के लास्ट में ही सैटन के पैलेस को बनाया जाता है और उसको हम पेंडेमोनियम के नाम से जानते हैं। व्हाट इज द बिगिनिंग मीनिंग ऑफ पेंडेमोनियम? तो पेंडेमोनियम का मीनिंग पूछा जा सकता है, तो पेंडेमोनियम का मीनिंग है होम ऑफ द डेमन्स। हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पेंडेमोनियम? तो ये आपका मल्सीवर है, ये भी पूछा जाता है। हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू बिल्ड पेंडेमोनियम? तो पेंडेमोनियम को बनने में सिर्फ 1 घंटा लगा था, एन आवर। आफ्टर हैविंग बीन थ्रोन फ्रॉम हेवन बाई एंग्री जॉब ही हैड केप्ट फॉलिंग अ समर्स डे, हु वॉज ही? तो मल्सीवर इसको कहा जाता है। देखिए मल्सीवर को जब जो सूर्य के देवता जॉब हैं वो क्रोध में इसको फेंक देते हैं, तो पूरे एक गर्मी के दिन ये गिरता रहा, तो इसलिए आज समर्स डे की जो इडियम्स है वो यहीं से ली गई है। अब बुक सेकंड शुरू होती है। ये जितने भी क्वेश्चन थे वो इन्वोकेशन जनरल क्वेश्चन थे और आपके बुक फर्स्ट से थे। देखिए बुक सेकंड शुरू होती है तो पेंडेमोनियम में कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है और इस बात में कॉन्फ्रेंस चलती है कि हम लोग जब हेल में आई चले गए हैं तो किस प्रकार ईश्वर से बदला लिया जाए। तो गॉड से बदला लेने के बारे में कॉन्फ्रेंस चलती है। तो जितने फॉलन एंजल्स हैं वो 1 बाय 1 अपनी कॉन्फ्रेंस में अब डिबेट में भाग लेते हैं और वहाँ जो है सजेस्ट करते हैं। तो हु वॉज इन फेवर ऑफ ओपन वॉर विद गॉड? तो कौन गॉड से सीधे युद्ध के फेवर में था, सीधे वॉर के? तो वो था मोलेज। तो ये भी प्रश्न बनता है कि कौन डायरेक्ट वॉर के फेवर में था, ओपन वॉर के? तो कौन था? मोलेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ वॉर? तो ये आपका वेलियल था जो किसी भी तरह से युद्ध नहीं चाहता था। फिर है हु सेज दैट दे शुड बिल्ड ए एम्पायर इन हेवन टू राइवल हेवंस? तो हेल में एम्पायर को सलाह देता है और हेवन के विरोध में। तो ये मैमन था और मैमन जानते हो गॉड ऑफ वेल्थ है। तो हु सजेस्ट डिस्ट्रॉइंग मैनकाइंड और सेड्यूसिंग देम इन देयर पार्टी? तो पता लगता है कि गॉड ने जो है मनुष्य की जो है निर्माण कर दिया, तो एडम और ईव का निर्माण कर दिया गया है। तो ये सूचना इनको मिलती है। तो बिल्जेबब कहता है कि बदला लेना है तो मैनकाइंड को आप भ्रष्ट कर दीजिए सेड्यूस करके, तो ईश्वर से अपने आप बदला लिया जाएगा। तो इसी प्लान पर जो है सैटर्न फॉलो करता है और यहाँ के बाद सीधे सैटर्न जो है वो पहुँचता है पैराडाइज में, यानी कि ईडन गार्डन में पहुँचता है। विच इज़ द रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस इन हेल? तो हेल में नदियाँ हैं और जो फॉरगेटफुलनेस की रिवर है वो रिवर लेथ है। इसी रिवर का जो डिस्क्रिप्शन है जॉन कीट्स अपनी एक पोइम में करते हैं। हु वर गार्ड्स एट द गेट ऑफ हेल? तो देखिए जब मैनकाइंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए सैटर्न वहाँ से जाता है तो
गेट से होकर निकलता है हेवन के, तो वहाँ पर सिन और डेथ दोनों गार्ड करते हैं गेट पर। और सिन जो है वो सैटन्स डॉटर है, और डेथ जो है सैटन और सिन का पुत्र है। मिल्टन्स अनहोली ट्रिनिटी ऑफ करेक्टर इंट्रोड्यूसेस। तो अनहोली जो ट्रिनिटी है, इसमें सैटन, सिन और डेथ ये तीन नाम आते हैं। ट्रिनिटी का मतलब तीन। सिन वॉज बर्न आउट ऑफ सैटन्स। तो सिन का जो जन्म होता है वो सैटन के जो है माइंड से होता है, उसके हेड से होता है। और ये कब होता है? जब वहाँ वॉर चल रहा होता है, उसी दौरान सैटन के हेड से सिन का जन्म होता है। Whom does मिल्टन एड्रेस गॉड्स फर्स्ट ऑफस्प्रिंग? तो जब बुक 3 में आह्वान करते हैं तो हेवनली लाइट को वो गॉड्स की ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। हेल होली लाइट ऑफस्प्रिंग ऑफ हेवनली फर्स्ट बर्न। हु वॉज गार्ड एट द गेट ऑफ हेवन? तो यहाँ सैटन हेड बन के गेट पर पहुँचता है, तो वहाँ यूरियल जो होता है वो हेवन के गेट पर गार्ड का काम करता है। विच एंजल डज सैटन ट्रिक बाई डिस्गाइसिंग हिमसेल्फ एज ए चेरब? जब हेवन के गेट पर यूरियल होता है तो उसी को ही तो धोखा देगा, तो ये छोटे चेरब के रूप में, जो देवदूत बोलते हैं, उसके रूप में उसके डिस्गाइज में जाता है और ट्रिक से उसको धोखा दे करके हेवन में प्रवेश कर जाता है। हु डायरेक्ट सैटन टू द अर्थ टू सी गॉड्स न्यू क्रिएशन? जब अर्थ पे ही हेवन बना है तो वहाँ यूरियल उसको ले जाता है और कहता है कि ये एडम और ईव हैं। अब एडम जो है, सैटन जो है बुक 4 में पैराडाइज में एंटर कर जाता है। जब एंटर कर जाता है तो आप जानते हैं कि पैराडाइज के चारों तरफ जो है एक बॉल होती है पूरे, तो सैटन जो है उस बॉल को छलांग लगा करके क्रॉस कर जाता है। तो व्हेन सैटन लीव्स ओवर द फेंस इनटू पैराडाइज, व्हाट डज मिल्टन लाइक इन हिम टू? तो अ वुल्फ इज लीपिंग इनटू शीप्स बार। जैसे एक भेड़िया भेड़ों के बाड़े में प्रवेश करता है, उसी प्रकार सैटन जो है वो पैराडाइज में प्रवेश करता है। एडम, सैटन एंड ईव हरसेल्फ आर डेजल्ड बाय ईव्स ब्यूटी। तो देखिए, एडम भी जब ईव को देखता है, सैटन देखता है, और ईव स्वयं अपना रिफ्लेक्शन वाटर में देखती है, तो वो वशीभूत हो जाती है स्वयं पर, तो उसकी ब्यूटी पर। नेक्स्ट है, हु इज़ द मेन गार्ड इन पैराडाइज? तो पैराडाइज का जो मेन गार्ड है वो आपका गैब्रियल है। देखिए, हेवन अलग है और पैराडाइज अलग है। पैराडाइज का मतलब यहाँ पर जहाँ एडम और ईव रहते हैं, इन हिज कमांड जो है उजैल होता है। इन व्हाट डिस्गाइज सैटन विस्पर इनटू द ईयर ऑफ ईव एज ही सी स्लीप्स। तो बुक 4 की बात होती है। तो बुक 4 में जब सैटन ईव को उसके सपनों में जब विस्पर करता है, जब वो सो रही होती है, तो वो एज ए टोड के रूप में, एक मेढक के रूप में, मेढक के डिस्गाइज में वो उसको विस्पर करता है। लेकिन जब वो फल खाने के लिए उकसाता है बुक 9 में, तो वहाँ एज ए सरपेंट के रूप में आता है, एज ए सरपेंट के रूप में। अब बुक 5 और बुक 6 जो है वो ईडन गार्डन की बात हो रही है, जहाँ पर एडम और ईव हैं, और यहाँ पर राफेल को गॉड भेजते हैं एडम और ईव को वार्न करने के लिए कि भैया सैटन उनको जो है उकसाने आ रहा है। तो प्रश्न बनता है, whom does God send to warn
वार्न एडम एंड ईव अबाउट सैटन्स प्लानिंग टू मिसलीड देम। तो सैटन उनको मिसलीड करने की प्लानिंग बनाता है, तो गॉड जो है राफेल को भेजता है कि एडम और ईव को जो है वो वार्न करें कि ऐसा होने वाला है। हु इज चूजन एज गॉड सेकेंड इन कमांड। तो गॉड के सेकेंड इन कमांड में गॉड सन है, जो आप जानते ही हैं जीसस क्राइस्ट हैं, बाद में जाने जाते हैं। सैटन परसुएडेड 1/3 ऑफ द अदर एंजल्स इन हेवन टू ज्वाइन हिम। देखिए आप जानते हैं 2/3 गॉड के पास होते हैं और 1/3 जो है आपके सैटन के पास होते हैं। तो इनमें से भी एक जो है वन ऑफ दीज फॉलोअर्स हाउएवर डिसएग्री, सहमत नहीं होता, व्हाट वाज हिज नेम। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, हु इज़ द रिबेलियस एंजल दैट रिटर्न टू गॉड टू द साइड ऑफ गॉड। पहले इसकी तरफ जाता है, फिर बाद में माफ़ी मांग लेता है ईश्वर से, ईश्वर उसको माफ़ कर देते हैं और वो वापस चला जाता है। या विच ऑफ द एंजल इज कंसिडर्ड ए हीरो फॉर आर्गुइंग अगेंस्ट सैटन। ये तीनों ही क्वेश्चन जो है एक ही हैं और इस प्रकार पूछे जाते हैं। तो यह है आपका एफडीएल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है आपका एफडीएल। हु आर द एंजल्स दैट सर्व एज जनरल्स इन गॉड्स आर्मी। तो गॉड्स की आर्मी में जो जनरल का काम करते हैं गैब्रियल और माइकेल होते हैं गॉड की आर्मी में, और माइकेल ही वो होता है जो सैटन को अपनी लंबी जो सोर्ड से, तलवार से बीच से 2 भाग में फाड़ देता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, द बैटल बिटवीन गॉड्स आर्मी एंड सैटन्स रिबल्स वॉर, जिसको एंजेलिक वॉर बोलते हैं, लास्टेड। तो ये 3 दिन चलता है और 3rd डे ईश्वर का जो सन होता है वो सैटन को हेवन से बाहर फेंक देता है हेल में, और उसके बाद जो होल होता है, जिस होल से फेंकते हैं वो होल जो है बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वुंडेड सैटन बैडली विद एन अनयूजुअली लार्ज sword and slices through Satan's entire right side. Which angel wielded a large sword in the battle and wounded Satan? तो ये आपका माइकेल है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। Satan plans to use secret weapon to defeat God's army। जब पहली बार हार जाते हैं तो गॉड्स की आर्मी को डिफीट करने के लिए सैटन जो है एक वेपन बनाता है। तो उस वेपन को क्या बोलते हैं? तो इस वेपन का नाम है कैनन, यानी कि तोप का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ड्राइव सैटन इन हिज आर्मी आउट ऑफ द गेट ऑफ हेवन थ्रू द होल इन द हेवंस ग्राउंड। तो ये गॉड सन होते हैं। तो इसके के बाद सैटन और उसके फॉलोअर्स जो है वो 9 डेज और 9 नाइट थ्रू जो क्योस हो से होकर के हेल में गिर जाते हैं। अब बुक 7 और 8 से क्वेश्चन हैं। यहाँ पर यूनिवर्स का क्रिएशन होता है और उस कॉस्मोलॉजी को समझाने के लिए राफेल को भेजा जाता है। प्रश्न बनता है, हु डिस्कसेस कॉस्मोलॉजी एंड बैटल ऑफ हेवन विद एडम। तो ये राफेल ही युद्ध के बारे में बताता है। फिर है, हाउ मैनी डेज द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स लास्टेड। तो यूनिवर्स का क्रिएशन जो है वो 6 डेज में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 80 और 81 है, whom did God creates in the last। तो लास्ट में एडम और ईव को क्रिएट होता है, क्रिएशन होता है। उससे पहले पूरे यूनिवर्स को क्रिएट कर चुके होते हैं। हु टेल्स राफेल अबाउट एडम्स क्रिएशन। तो एडम्स का क्रिएशन राफेल को कौन बताता है? तो राफेल को स्वयं एडम बताता है कि किस प्रकार उसका क्रिएशन हुआ। नेक्स्ट है, हाउ डिड गॉड क्रिएट ईव। तो देखिए, जब एडम का क्रिएशन होता है तो एडम
चारों तरफ ब्रह्मांड में देखता है कि हर एक पेयर में था। भाई शेर के साथ शेर नहीं, डॉग के साथ विच, हर एक जो ब्रह्मांड में जितने भी क्रिएशन थे वो सब पेयर में थे। तो फिर गॉड से एडम रिक्वेस्ट करता है कि मेरी भी इच्छा है कि मुझे भी पेयर मिले। तो गॉड क्रिएटेड ईव फ्रॉम द रिब ऑफ एडम साइड वाइल ही स्लेप्ट। तो ये एडम जो है कि रिब से, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एडम की रिब से ही ईव का क्रिएशन होता है और वो भी एडम के ही इच्छा के अनुसार। ग्रेस वॉच इन ऑल हर स्टेप्स, हेवन इन हर आईज, इन एवरी गेस्चर डिग्निटी एंड लव। तो ये डिस्क्रिप्शन है ईव का। तो द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये पूछी जाएंगी तो बहुत कठिन पड़ेंगी। तो ये लाइन जो हैं बुक 8 की हैं, पैराडाइज लॉस्ट की। और एडम जो है ईव की ब्यूटी को राफेल से डिस्क्राइब करता है आफ्टर व्हेन गॉड क्रिएट्स ईव एज हिज कंपेनियन। बुक 9 की बात करते हैं। इन विच पोइम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर, सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी। तो ये बुक पैराडाइज लॉस्ट में है और बुक 9 में है। इन व्हाट एनिमल फॉर्म डज सैटर्न टेम्प्ट ईव। तो ईव को जो है वो टेम्प करता है सरपेंट में, ये पहले भी बताया था, सरपेंट के रूप में। इन व्हाट बुक डज फॉल टेक प्लेस। तो जो फॉल होता है वो बुक 9 में होता है और सपने में जो फॉल होता है, ड्रीम में जो फॉल होता है वो बुक 4 में होता है। तो यही कारण है कि 2 टाइम्स जो है आपका फॉल दिखाया, 2 स्टेप में फॉल दिखाया जाता है, बुक 4 में और बुक 9 में। व्हाट डज ईव डू व्हेन शी फर्स्ट बिकेम कॉन्शियस। जब वो कॉन्शियस होती है तो अपना रिफ्लेक्शन जो है वो एक स्ट्रीम में देखती है और अपनी ब्यूटी पर वो डेजल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईव बिफोर द फॉल माइट बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो डोसाइल बैन क्रिएचर के रूप में उसको डिस्क्राइब किया जाता है। What did sin and death build after Satan's success in his task। तो जब एडम और ईव को सैटन फुसलाने में उनको सफल हो जाता है, तब जो सिन और डेथ जो है एक ब्रिज का निर्माण करते हैं हेल टू अर्थ का। विच एंजल टेल्स एडम अबाउट द फ्यूचर ऑफ इन बुक 11th and 12th। तो जो माइकल है वो एडम और ईव का फ्यूचर बताने के लिए आता है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। व्हेन माइकल टेल्स एडम व्हाट विल बिकम ऑफ मैनकाइंड आफ्टर द फॉल, ही इज एक्चुअली नरेटिंग स्टोरीज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम। तो हर्बी बाइबल से ये डायरेक्ट स्टोरी ली गई है, यानी कि जो फ्यूचर की जो विजन होता है उसके बारे में। हु आर द फर्स्ट सन ऑफ एडम एंड ईव। तो एडम और ईव के फर्स्ट सन कौन होते हैं, वो केन और एबिल होते हैं। हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पैराडाइज लॉस्ट से एडम और ईव को माइकल ले जाता है। थ्रू आउट द पोइम सैटन ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इनटू मैनी क्रिएचर्स। तो किस किस में होता है, देखिए पहले शेरब में, फिर जब फुसलाता है सपने में तो टोड में, फिर सरपेंट में और लायन में। हु माइट बी कंसिडर्ड द फ्रेंडलीएस्ट एंड मोस्ट सोशलेबल ऑफ ऑल गॉड एंजल्स। तो देखिए ये राफेल है और राफेल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एडम और ईव की। और बुक 5 और जो बुक 6 होती है ये पैराडाइज की है और यहाँ पर एडम जो राफेल है वो एडम को काफ़ी सुझाव देता है, क्योंकि गॉड जो है राफेल को ही भेजते हैं वार्न करने के लिए और सैटन की जो प्लानिंग बनाई है उसको वार्न करने के लिए। द आर्क एंजल माइकल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब एज।
तो माइकल को डिस्क्रिप्शन देंगे तो फर्म और मिलिटेंट है। और जबकि हम द रीजन फॉर सैटन्स फॉल माइट बी डिस्क्राइब एज, तो उसके प्राइड के कारण ही सैटन का फॉल होता है। और द मेन रीजन ऑफ एडम्स फॉल माइट बी बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो लव फॉर ईव जो होता है वो उसके फॉल का कारण बनता है। द रीजन फॉर ईव्स फॉल माइट बेस्ट बी डिस्क्राइब एज, तो उसकी जो वैनिटी होती है। व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट सिंबल्स इन पैराडाइज लॉस्ट? देखिए पैराडाइज लॉस्ट में 3 सिंबल आते हैं। एक है स्केल ऑफ जस्टिस, तो ये कब दिखाई देता है? सिंबलाइज गॉड्स ऑल नोन पावर एंड एबिलिटी टू इनेक्ट डिवाइन जस्टिस। दूसरा है द ट्री ऑफ नॉलेज, तो ट्री ऑफ नॉलेज सिंबलाइज द टेम्पटेशन दैट विच आई हैड फॉरबिडन बाय गॉड। और एडम ईव के लिए उसके सिर पर जो रेस्ट करता है, गुच्छा फूलों का करता है, वो प्योर लव का सिंबल है। तो एडम relinquished फॉर फिजिकल लस्ट फॉर लव। Whom does God allow to act as an advocate for humankind and eventually pay for humankind's sin? तो ह्यूमनकाइंड के सिन के लिए अपने सन को भेजते हैं जो कि आपके जीसस क्राइस्ट है। Whom does God command to go down to earth and escort Adam and Eve out of paradise lost? तो नेचुरल है कि आर्क एंजल माइकल को भेजते हैं, तो वही एडम और ईव को पैराडाइज की गेट से बाहर भेजता है। Whom does God send to show Adam a vision of future of humankind? तो माइकल को भेजता है। Adam sees 2 men offering sacrifice and watches in horror as one of them kills the other. Who are they? तो जो क्लेन और एबेल हैं, और ये कौन है आपको पता है? ये एडम और ईव के सन हैं। Who were कैन एंड एबल? तो माइकल एक्सप्लेन दैट दीज मैन आर कैन एंड एबल, द फर्स्ट सन ऑफ एडम एंड ईव। बुक 12 है हु लीड्स एडम एंड ईव टू द गेट ऑफ ईडन, तो ये माइकल है। तो यहीं पर आपकी बुक जो है 12 समाप्त होती है।